Hello my dear children, good morning, नमस्ते and welcome to our classes बायो ज्ञान। जी हाँ बच्चों, मैं अमरेंद्र कुमार आप सभी बच्चों का पुनः एक बार बायो ज्ञान क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज क्लास 10th के एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके सामने है ब्लड, जिसको हिंदी में आप रक्त कहते हैं। दरअसल ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है, ये क्लास 9th में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। क्लास 9 में पढ़ना होता है, आपने इसको क्लास 10th में भी पढ़ना है। और क्लास 10th में इस चैप्टर को मैं पहले इसलिए टच कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी मैं आपको इस चैप्टर के बाद जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। उससे पहले ये बेहद जरूरी है कि आप रक्त को जानें, आप ब्लड को जानें। तो आइए बच्चों, आज हम लोग ब्लड पे चर्चा करेंगे। ब्लड पे एक ऐसी चर्चा करेंगे जहां मेरा विश्वास है कि इस चैप्टर को यदि आपने पूरे मनोयोग से पढ़ा तो आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्नों का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं ब्लड को कि ब्लड क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लड क्या है, रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो पोषक तत्वों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्स और गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। जी हाँ बच्चों, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, हार्मोन्स एंड गैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बच्चों, आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लड है ये हमारे पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है और अपने साथ साथ क्या लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जो कुछ भी आपने भोजन आपने इंटेक किया होता है उससे आपके अंदर पोषक तत्वों का निर्माण होता है, न्यूट्रिएंट्स का निर्माण होता है। तो पोषक तत्व भी ब्लड के थ्रू कैरी करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। आप देख सकते हैं कुछ उत्सर्जी मटेरियल, जैसे कि आपने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कि किस प्रकार से किडनी और लीवर के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कतई उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यूरिया हो गया, जैसे कि बिलरुबिन वगैरह हो गया, नहीं अमोनिया हो गया। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ब्लड के थ्रू होता है और उसका एक्सक्रीशन वगैरह हो जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कुछ हार्मोन्स वगैरह, हार्मोन्स जैसे कि थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वो सब किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू वो कैरी होता है? तो वो सब ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक, एक सेल से दूसरे सेल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आप देख लें यहाँ पे गैसों का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी तो हमारे ब्लड के थ्रू ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। तो आप कह सकते हैं ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक है। आप देख लें यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उसके पूरे शरीर में ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, एक भाग से दूसरे भाग तक पूरे शरीर में उसके ब्लड का फ्लो हो रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, एक सेल से दूसरे सेल तक। तो ये जो आप यहां देख रहे हैं, यहां पे ब्लड का फ्लो देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, किस प्रकार पूरे सराउंडिंग उसके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा होता है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा आगे कि रक्त का जो अध्ययन है, ब्लड का जो स्टडी है, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का जो अध्ययन है वह कहलाता है हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। इसको आप हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। रक्त एक कोलाइडल विलयन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब यहां पे आप कहेंगे ये प्राकृतिक रूप से एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप कहेंगे कोलाइडल क्या है, तो आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर। मैं थोड़ा रिकॉल आपको करा दूं। कोलाइडल उस प्रकार के सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि हेट्रोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, विषमांगी मिश्रण को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लें कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब किसी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जो है लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं,
तो वो क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजेनस सोल्यूशन होते हैं। तो आप कहिए कि ब्लड जो है एक कोलाइडल सोल्यूशन है। ब्लड का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4, जैसा कि आप जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन ये एक स्केल है जिसके अंदर 1 to 14 तक की मार्किंग होती है। 7 को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। 7 से जो बिलो होता है वो एसिडिक होता है, 7 से एबव होता है तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 7 से ऊपर है तो आप कह सकते हैं रक्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। रक्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, बेसिक है। ओके, आगे देखते हैं जो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो यानी जिसको आप हिंदी में भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण क्या है मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। जब शिशु मां के गर्भ में पल रहा होता है, मां के गर्भ में, तो वैसे शिशु को एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये देखिए आप, वैसे शिशु को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। तो इनके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर ब्लड का जो निर्माण होता है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में होता है। लेकिन जब वो भ्रूण मां के शरीर से बाहर निकलता है एक बच्चे के रूप में, एक ह्यूमन के रूप में, एक ह्यूमन बॉडी के रूप में, तब उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहां होता है? तब उसके शरीर में ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं बोन मैरो। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? बोन मैरो। ये देखिए आप, यहां पे एक बोन मैरो आपको दिख रहा है। यहां पे आपको एक बोन मैरो दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बोन मैरो की एक लंबी सी हड्डी है। ये दरअसल बोन मैरो उस प्रकार की हड्डी को कहा जाता है जो अंदर से खोखली होती है, बड़ी हड्डी होती है। जनरली बोन मैरो की हड्डी जो है आपको थाई, हिप्स, जांग और कुल्ले की जो हड्डी होती है वो जनरली बोन मैरो की हड्डी होती है। ओके, ये बड़ी हड्डी होती है। इसके अंदर क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। हमारे रक्त का निर्माण, ह्यूमन के रक्त का निर्माण इसी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा क्या है? अस्थि मज्जा उस बोन के अंदर का एक लिक्विड है जो कि एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक है, और वो बना होता है स्टेम सेल से। किससे बना होता है? स्टेम सेल से। और स्टेम सेल के अंदर ये काबिलियत होती है, ये खासियत होती है कि वो किसी भी प्रकार के सेल का, हमारे शरीर के अंदर के किसी भी प्रकार के सेल का वो बना सकता है, वो उसको क्रिएट कर सकता है, उसको बना सकता है। तो आप जान ले कि ये जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा के अंदर ह्यूमन ब्लड का निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग विस्तार से आगे भी देखेंगे। तो अस्थि मज्जा आप समझ गए। बोन मैरो ये एक लंबी सी हड्डी जो जनरली कहां पे होती है? फीमर। ये फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी या फिर कुल्लों की हड्डी, उसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मानव रक्त का निर्माण कहां पे होता है। रक्त का जो मानव शरीर के अंदर आप देखेंगे कि रक्त कितना होता है। तो आप यहां देख ले, एक एवरेज है कि मानव शरीर के अंदर उसके कुल भार का, मानव शरीर के अंदर उस व्यक्ति के कुल भार का 7% ब्लड होता है। 7% ब्लड होता है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वजन जो है 70 kg है तो उसका 7% निकाल लीजिए, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या हो गया? ब्लड हो गया आपको लगभग 5 लीटर। तो उसके अंदर उतना ब्लड होगा। एक एवरेज है कि मेल के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है। जो मेल होता है उसके अंदर ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। फीमेल के अंदर ½ लीटर कम होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है एवरेज, औसत के रूप में। आप देखेंगे कि यहां पे आगे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक मशीन आता है जिसको आप कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये मशीन आपने देखा होगा। आप यहां देखें, ये मशीन आपने इसको देखा होगा। इसी को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो मशीन है रक्त दाब को मापने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है। इसके बारे में हम लोग जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ओवरव्यू दे दूं कि जब रक्त दाब का मापन होता है, ब्लड प्रेशर का मापन होता है, तो एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 120/80। 120 मिलीमीटर मरकरी बाय 80 मिलीमीटर मरकरी। ये एक नॉर्मल
ब्लड प्रेशर होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का, जिसमें कि आप 120 के ऊपर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे आप देख रहे हैं 80, इसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या है, ये हम लोग रक्त परिसंचरण क्रम में अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड जिस प्रेशर से निकलता है पूरे शरीर में फ्लो करने के लिए, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हमारे हार्ट से ब्लड जिस प्रेशर से बाहर निकलता है पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और पूरे शरीर से जिस प्रेशर से पुनः हमारे हार्ट में ब्लड फिल होता है, उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो 80 मिलीमीटर मरकरी होता है। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि ब्लड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, लेकिन हम लोग अब इसको आगे देखेंगे कि ब्लड जो है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ब्लड किन अवयवों से मिलकर बना होता है, ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है। इन चीजों की हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, किस प्रकार ब्लड बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लें, इसको आप राइट डाउन कर लें, फिर हम लोग देखते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं, किन चीजों से मिलकर ब्लड बना है। नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर ब्लड बना है, कौन कौन से वो अवयव हैं, कौन कौन से वो चीजें हैं जिनसे मिलकर ब्लड बना है। ब्लड मुख्य रूप से दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा, एक क्या है बच्चों, प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड कार्पसल्स, जो कि हिंदी में आप लोग कहते हैं रक्त कणिका, रक्त कणिका। तो प्लाज्मा का जो पार्ट होता है ब्लड के अंदर, वो 55% होता है। ब्लड में प्लाज्मा का जो हिस्सा होता है वो 55% होता है, और रक्त कणिकाओं का, ब्लड सेल्स का जो हिस्सा होता है वो होता है 45%। 45%। प्लाज्मा आपका लिक्विड पार्ट है, ब्लड के अंदर का लिक्विड पार्ट है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको जो येलोइश पार्ट दिख रहा है, येलो वाला भाग जो आपको दिख रहा है, वो बच्चों प्लाज्मा है। क्या है वो, प्लाज्मा है। वो रक्त के अंदर उसका जो हिस्सेदारी है, उसका जो पार्ट है वो 55% है, और वो लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, तरल घटक है। ठीक है, और जो बीच में और जो आपको रेड वगैरह सब कुछ दिख रहा है, वो ब्लड सेल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि एक ब्लड वेसल्स के आपको जो येलो में दिख रहा है वो प्लाज्मा है, जिसका की पोर्शन जो है 55% है, और 45% जो आपको दिख रहा है वो ब्लड सेल्स। ओके, अब ये प्लाज्मा के बारे में थोड़ा और एक ओवरव्यू हम लोग ले लें कि प्लाज्मा का जो कलर है वो मैंने आपको दिख भी रहा होगा, क्या है, लाइट येलोइश, हल्का पीला रंग है। और वो क्यों है, वो है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण, बिलिरुबिन के कारण वो हल्का पीला रंग है, जो कि हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से, हीमोग्लोबिन के टूटने से बना है। ठीक है, ये हम लोग इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। हीमोग्लोबिन के टूटने से ये बिलिरुबिन बना है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का रंग कैसा है, हल्का पीला है। और ये क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, तरल घटक है, ब्लड का तरल घटक है, जिसमें कि ये जो ब्लड सेल्स है फ्लो करता है। ये ब्लड सेल्स उसी तरल घटक के अंदर, उसी तरल लिक्विड के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्लाज्मा जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा, उसका वजह ये फाइब्रिनोजेन है, इसकी वजह से प्लाज्मा गाढ़ा रूप में रहता है। अगर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो आप देखेंगे 90%, ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं इसमें 90% वाटर है। इस प्लाज्मा में 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है, 0.1% ग्लूकोज है, और जो रेस्ट में है वो साल्ट है, लवण है। लवण के कंपाउंड इसके अंदर है जो रेस्ट में है। तो आप देख लीजिए कि प्लाज्मा का एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि ये क्या होता है। ये ब्लड का 55% है, इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं। वो ब्लड सेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। 90% से ज्यादा इसमें जल होता है, 7% के लगभग इसमें प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, और कुछ इसके अंदर लवण होते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन था प्लाज्मा का ओवरव्यू था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं।
इसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा खत्म, दूसरे पार्ट में हम लोग आएंगे रक्त कणिकाओं के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे। ये ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये भी कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या इसके भी कुछ कंपोनेंट होते हैं। आइए हम लोग इस पे नजर डालें, ब्लड सेल्स पर हम लोग नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप इसको राइट डाउन करें। तो आइए बच्चों, ब्लड के दूसरे कंपोनेंट, दूसरे अवयव जिसको कि रक्त कणिकाएं कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोग ने समझा था ब्लड के एक कंपोनेंट प्लाज्मा को समझा था। प्लाज्मा हम लोग ने समझ लिया, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल। तो हम लोग अब उसको समझने जा रहे हैं कि रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल, ये भी फर्दर 3 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। ब्लड सेल्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लाल रक्त कण, जिसको आप इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहते हैं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु, जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके, तो रक्त यानी रक्त कणिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स के कितने पार्ट हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहां हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आरबीसी को। आरबीसी का साइंटिफिक नेम अरिथ्रोसाइट है। क्या है, अरिथ्रोसाइट। और आरबीसी को डिस्कवर करने का काम किया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर करने का काम किया था। आप यहां देखेंगे इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ब्लड के अंदर आरबीसी भी है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी भी है और ब्लड के अंदर यहाँ पे प्लेटलेट्स भी है। ये सारी चीजें आपको ब्लड के अंदर दिख रही हैं। और अब अभी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं रेड ब्लड सेल पे। किस पे चर्चा कर रहा हूं, रेड ब्लड सेल पे। तो आप यहाँ पे अब देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है। इसका आकार अगर आप देखेंगे गौर से तो ये बाइकॉन्केव है, उभयावतल है। उभयावतल कहने का मतलब बीच में धंसा हुआ है और चारों तरफ से थोड़ा उभरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका शेप है, जिसको बाइकॉन्केव शेप कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि रक्त कणिका का 95% यानी कि ब्लड सेल, जो आपका ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक आपका प्लाज्मा, दूसरा आपका ब्लड सेल। तो उस ब्लड सेल में भी आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स है। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन है, आरबीसी है, 95%। यानी कि ब्लड सेल का 95%, 95% जो है वो आरबीसी है और रेस्ट 5% में आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लाल रंग दिखता है, आरबीसी का कलर कैसा दिखता है, लाल, रेड कलर का दिखता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसकी वजह से रक्त का रंग जो है वो लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लोबिन कहते हैं। और उसके अंदर जो एक आयरन कंपाउंड पाया जाता है, जो लौह युक्त पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं हीमैटिन। क्या कहते हैं, हीमैटिन। ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसको राइट डाउन करते चलें। वीडियो को जब नहीं समझ में आए तो पॉज करके, ठीक है। तो आपने देखा हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड हमारा लाल होता है। लाल होने के साथ साथ हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको ग्लोबिन कहते हैं। आयरन कंपाउंड पाया जाता है, जिसको हीमैटिन कहते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का, 120 दिनों का। और आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, आपके जांघ की हड्डी, कुल्हे की हड्डी, मतलब आपका जो थाई है, आपका जो हिप्स है, उसके अंदर की जो लंबी और बड़ी हड्डी होती है, उसके अंदर जो खोखला पार्ट होता है, जिसमें बोन मैरो होता है, बोन मैरो जो कि स्टेम सेल का बना होता है, वहां पे ही आरबीसी का निर्माण होता है। ये देखिए आरबीसी का निर्माण, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी की मृत्यु, तो आरबीसी डेड कहां होता है, अगर कोई प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आरबीसी बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन उसकी मृत्यु, उसका डेड जो डेड होता है, वो होता है स्प्लीन में। स्प्लीन, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, प्लीहा। क्या कहते हैं, प्लीहा। अब आप देख लिए यहाँ पे ये स्प्लीन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी में कहां होता है। ये देखिए,
लेफ्ट साइड में अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो गुलाबी रंग का आपको दिख रहा है, ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यहाँ पे आपका ये स्प्लीन होता है। ठीक है, इस स्प्लीन के अंदर आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, आरबीसी यहां जाके डेड कर जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, यानी कि आरबीसी, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। और स्प्लीन को दूसरे अर्थों में यहां पे इसको कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, यानी इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक आप देख रहे हैं विटामिन B12 और फोलिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है लो हो जाता है, आरबीसी का जो बनने का जो दर है वो घट जाता है, आरबीसी काफी कम संख्या में बनना शुरू होता है। तो हमारे शरीर के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड, आप जब देखते होंगे फोलिक एसिड की गोली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, क्यों? देखते हैं कि भाई इसके अंदर आरबीसी कम है, उसको फोलिक एसिड की गोली प्रेस्क्राइब कर देते हैं। विटामिन B12 आपको जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स है उसके अंदर मैक्सिमम आपको विटामिन B12 मिल जाता है, खासकर मछलियों में। ठीक है, टूना मछली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर हम वेजिटेरियन प्रोडक्ट की बात करें तो सोया मिल्क, आमंड मिल्क, इसके अंदर आपको विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पे मिल्क के अंदर जो आरबीसी होता है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अब आप कहेंगे डेसीलीटर क्या है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि 1 डेसीलीटर इक्वल टू 100 ml, 100 मिलीलीटर। ठीक है, फीमेल में आरबीसी का नॉर्मल रेंज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 13 ग्राम पर डेसीलीटर, मेल में होना चाहिए 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर हम आरबीसी की संख्या की बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए आरबीसी की संख्या, तो आप देख ले 50 लाख या 5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए पर माइक्रोलीटर। 50 लाख या जिसको आप 5 मिलियन कह लीजिए, इतना आरबीसी होना चाहिए। नॉर्मल रेंज बता रहा हूं मैं आपको। आरबीसी का जो मापन होता है, आरबीसी को जिससे कि काउंट किया जाता है, जिससे मापा जाता है, वो जो होता है हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी काउंट किया जाता है। आप देखेंगे यहां लाइसोसोम देख रहे हैं। लाइसोसोम दरअसल ना आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से आप आरबीसी के माध्यम से किसी व्यक्ति का डीएनए की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखने की चीज है। आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी की मोटाई जो होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर और उसका डायमीटर जो होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर। ये देखिए आरबीसी की जो आप यहाँ देख रहे हैं मोटाई वो आपको है 2.5 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर जो है वो 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अब यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा फाइनली कि आरबीसी की कमी से क्या होता है। देखिए आरबीसी हमारे शरीर में अगर कम है, उसकी कमी से कुछ हमारे अंदर डिजीज होते हैं, जिसमें एक है एनीमिया, खून की कमी, जिसको आप ऐसे जानते हैं खून की कमी। आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है, जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस जिसमें कि आपका जो है व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा दिखता है आपको, ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है आरबीसी की कमी से। और किसी चीज की कमी भी अगर खराब है तो किसी चीज की अधिकता भी खराब ही होती है। अगर आरबीसी अधिक हो गया तो क्या होगा? तो आरबीसी की अधिकता से भी कुछ बीमारियां होती हैं, जिसमें आप देख लें किडनी की बीमारी, आरबीसी की एक्सेस ऑफ आरबीसी होने से, आरबीसी की अधिकता से किडनी की बीमारी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, पल्मोनरी फिब्रोसिस होता है। ये क्या है पल्मोनरी फिब्रोसिस? ये फेफड़ा की बीमारी है, जो आरबीसी के अधिकता से हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नट एंड सेल कि आपने आरबीसी के कुछ के ओवरव्यू को देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आरबीसी के को आपने जाने का यहाँ पे प्रयास किया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप राइट डाउन कर लें, फिर हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। आइए बच्चों, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम लोगों ने आरबीसी को देखा, अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी को।
डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की खोज विलियम एडिसन और गैब्रियल एंड्रल ने की थी। गैब्रियल एंड्रल ने की थी, डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। अब यहां पे आप देखें डब्ल्यूबीसी को, एक बार जरा यहाँ पे आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी ये दिखता कैसा है, तो ये देखेंगे इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर। इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, शेप इसका इरेगुलर होता है। रंग कैसा है इसका? देखिए रंग इसका सफेद है, रंग सफेद है। और डब्ल्यूबीसी भी कहां बनता है, ये इसका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी भी बनता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है डब्ल्यूबीसी का 1 to 4 डेज। कितना होता है? 1 to 4 डे, 1 to 4 डे, 1 to 4 डे। ये इसका जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो जब केंद्रक पाया जाता है तो इससे आप डीएनए टेस्ट इससे हो सकता है, डब्ल्यूबीसी से डीएनए टेस्ट हो सकता है। जीवन चक्र इसका मैंने बताया आपको 1 to 4 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी के को अगर देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से पांच इसके पार्ट है डब्ल्यूबीसी के, जिसमें आप देखें मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल है, इस्नोफिल है और बैसोफिल है। ये इस पांचों में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कहेंगे बच्चों वो है लिम्फोसाइट। इसको टी सेल भी कहते हैं, टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, टी के स्ट्रक्चर का होता है ये। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट्स है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो प्रवेश करता है उसको मारने का काम, उसको एक्चुअल रूप से मारने का काम ये लिम्फोसाइट करता है। मोनोसाइट उसको क्या करता है? उसको खाने का काम करता है। मोनोसाइट उसको खा जाता है। तो आपको प्रश्न पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का वो कौन सा पार्ट है जो वायरस या जीवाणुओं का भक्षण करता है, जो खाता है? तो खाने वाला कौन है? मोनोसाइट। और मारने वाला कौन है? लिम्फोसाइट। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं जिसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बैसोफिल का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का है। देखिए जो एड्स के रोगी होते हैं, एड्स के रोगी वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर का लिम्फोसाइट बनना बंद हो जाता है, लिम्फोसाइट मर जाता है। और जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर के वायरस को, उस व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसके अंदर के वायरस को कौन मारेगा? मारने वाला ही मर गया। तो इस वजह से वो एड्स का जो रोगी होता है उसको कोई सा भी सिंपल सा भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उससे ही वो मर जाता है। घाव अगर हो गया तो घाव से मर जाएगा, घाव ही ठीक नहीं होगा। कोई भी छोटी सी बीमारी हो गई, बीमारी ठीक ही नहीं होगी और व्यक्ति मर जाएगा। तो एड्स के अंदर यही होता है, लिम्फोसाइट डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा डब्ल्यूबीसी के ये जो इसमें सबसे जो बड़ा होता है, सबसे जो बड़ा होता है वो मोनोसाइट होता है, सबसे छोटा जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी की कमी से हमारे शरीर के अंदर या किसी व्यक्ति को अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से ल्यूकोपीनिया हो जाती है, जिसकी वजह से आप जान लीजिए जब डब्ल्यूबीसी कम होगा तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? ल्यूकोपीनिया हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होगा? डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाएगी, इसको कैंसर भी आप कर सकते हैं। ये क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, या फिर उस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, या फिर उस व्यक्ति को कहीं कोई ट्यूमर हो रखा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो कैंसर का कारण बन जाता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता, एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाएगी। नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होता है एक मनुष्य के अंदर 5000 से लेकर के लगभग 11000 पर माइक्रोलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। और डब्ल्यूबीसी का अगर कोई मुख्य काम क्या है? रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। तो आप देख लें ये डब्ल्यूबीसी जो सफेद रंग का दिखता है, इसका आकार अनिश्चित है और इसका जो मुख्य कार्य है वो है रोगों से हमारी रक्षा करना। तो ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु पर। इसको आप लोग राइट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु पर। आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स पे, जिसको आप रक्त बिंबाणु कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया आरबीसी, हम लोगों ने देख लिया डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग बात करेंगे रक्त बिंबाणु पे, जिसको कि
साइंटिफिकली उसको साइंटिफिक नेम जो है इसका थ्रोम्बोसाइट है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। आप यहां पे देख सकते हैं इस पोर्शन पे प्लेटलेट्स को, कैसा दिखता है ये प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु कैसा ये दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये इसकी जो खोज है विलियम ओस्लर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जो आकार होता है वह उत्तल लेंस जैसा होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, नहीं तो इसका जो आकार होता है रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का, वो उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है बच्चों, और इसके अंदर जब केंद्रक नहीं है तो इससे भी डीएनए की टेस्टिंग नहीं हो सकती है। इसका निर्माण थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो आप देख ले, आरबीसी का निर्माण हो, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो या फिर प्लेटलेट्स का निर्माण हो, सबका निर्माण कहां हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है। लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इसका लाइफ साइकिल भी जो है 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज लाइफ साइकिल इसका 3 to 7 डेज होता है। और इसके अंदर जो एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊं, इसका एक जो कैरेक्टर होता है कि ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अब होता क्या है, थ्रोम्बोसाइट जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है, 3-4 चरणों में जाकर के ये पूरी होती है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट वे में आपको ये बताना चाहूंगा कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है कैल्शियम के साथ मिलकर के। इसमें कैल्शियम की भूमिका होती है रक्त का थक्का जमने में। ये पूछता भी है कि कौन सा तत्व इसके अंदर अपनी भूमिका निभाता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम। तो थ्रोम्बोसाइट जो है कैल्शियम के साथ मिलकर के बस आप इतना समझे कि थ्रोम्बिन बना लेता है, थ्रोम्बिन। और वो थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को जाके एक्टिव करता है। थ्रोम्बोसाइट कैल्शियम वगैरह के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन बना लेता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को जाकर एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट जैसे ही फाइब्रिनोजेन होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट होते ही बना लेता है फाइब्रिन की जाली बना लेता है, फाइब्रिन का नेट बना लेता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति को किसी जगह पे कट हो जाता है, मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए एक बंदे को यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके यहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब वो ब्लड निकल रहा है और उस बंदे ने कुछ देर उसको ऐसे प्रेस करके रखा, दाब कर रखा, तो आप देखेंगे 2-4 मिनट के बाद जो है वो ब्लड वहां पे जो बह रहा होता है रुक जाता है, और वहां पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ब्लड का क्लॉट बन जाता है। वो बनता क्यों है? ये फाइब्रिन जाली जो है उसके ऊपर जाकर के उस लेयर के ऊपर जाके जहां कट है उस पर जाली बना लेती है, फाइब्रिन की जाली बन जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसको आप रक्त का थक्का कहते हैं, जिसको आप ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा वो विटामिन है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स पे प्रभाव पड़ता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी से प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और विटामिन के आपको कहां मिलेगा भरपूर मात्रा में? विटामिन के आपको मिलेगा केला में, विटामिन के आपको मिलेगा कैबेज में मिलेगा, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा। इन सब में आपको प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन के मिलेगा। लेकिन एक चीज और जो है समझना बहुत जरूरी है कि जब ये जो एजेंट है फाइब्रिन का जो नेट है, ये जब ब्लड को क्लॉट करता है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्या ये हमारे शरीर के अंदर अगर ये मौजूद है तो फिर हमारे शरीर के अंदर भी ये ब्लड को क्लॉट कर देगा। लेकिन नहीं, उससे बचने के लिए एक बड़ी अच्छी मैकेनिज्म हमारे अंदर है जो ईश्वर की तरफ से है। हमारे ब्लड के अंदर एक हेपारिन नामक केमिकल होता है, ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो हमारे ब्लड में मौजूद रहता है। वो ना ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। हमारे इंटरनल वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही कट होता है कहीं पे कट होता है, तो हेपारिन जो है एयर के संपर्क में आने के साथ ही इसका प्रभाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। जब हेपारिन एयर के प्रभाव में आता है तो इसका जो है अपना इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो जो है अपना इफेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे कि जैसे ही एयर के संपर्क में ब्लड आता है उसमें क्लॉट हो जाता है। तो जब एयर के संपर्क में ब्लड आएगा तो उसमें क्लॉट होगा, लेकिन जब वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एयर रहेगा तो ड्यू टू हेपारिन वो क्लॉट नहीं होने देता है।
इस वजह से इस बात को आप देखेंगे डॉक्टर वगैरह या कोई भी कंपाउंडर वगैरह जो इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से एयर को निकालने का काम करते हैं, या फिर अगर कोई किसी को पानी वगैरह चढ़ रहा होता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो पानी जो चढ़ रहा होता है वो एंड पॉइंट से पहले उसको बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से, क्योंकि उसके साथ कहीं एयर न चला जाए, क्योंकि एयर जाएगा तो अंदर जिस जगह पे जाएगा वहां पे क्लॉट कर लेगा। क्यों क्लॉट कर लेगा? क्योंकि हेपारिन जो है अपना प्रभाव जो है एयर के साथ नहीं दिखाता है, और तब एक्टिव कौन हो जाता है? तब एक्टिव हो जाता है ये फाइब्रिन की जड़। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लेटलेट्स की चर्चा की गई। प्लेटलेट्स के बारे में एक चीज है कि जिस व्यक्ति का प्लेटलेट्स जितना ज्यादा होगा उस व्यक्ति के शरीर में उतनी ज्यादा ताकत होगी। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो इतना आपका प्लेटलेट्स मेंटेन रहना चाहिए। 1.5 लाख और 4.5 लाख के बीच में इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से ब्लड सेल्स के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमने इन सबको जाना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि रक्त का मुख्य कार्य क्या है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? हम लोगों ने रक्त को समझ लिया, रक्त के कंपोनेंट को समझ लिया। रक्त के कंपोनेंट को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि रक्त के मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फाइनली बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, और अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या है। तो आप यहां देखें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मेन कार्य होता है रक्त का। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन आता है वो भी रक्त के माध्यम से आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एक अंग से दूसरे अंग के बीच में वो भी रक्त के माध्यम से जाता है। तो रक्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कार्य क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन। जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व बनता है, जो न्यूट्रिएंट बनता है, वो एक अंग से दूसरे अंग तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, या फिर एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे जाता है? रक्त के माध्यम से जाता है। तो यहां भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हुआ? थ्रू ब्लड। अब आप देखें उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ जो कि मैंने आपको एस्केटरी सिस्टम के अंदर पढ़ाया था, क्या होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, बिलिरुबिन होता है। ये सब कहां बनता है? ये सब बनता है आपको लीवर के अंदर, और वो ट्रांसपोर्टेशन उसका कैसे होता है? थ्रू ब्लड। तो ब्लड के माध्यम से ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। हार्मोन्स का परिवहन, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो तरह तरह के हार्मोन्स को बनाने का कार्य करती हैं। जैसे कि यहाँ पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। थायराइड होता है, तो थायराइड क्या बनाता है? थायरॉक्सिन बनाता है। उसी प्रकार जो मेल रिप्रोडक्टिव हमारा जो हार्मोन्स है उसमें जो है टेस्टेरोन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन हो गया। ये सब भी ब्लड के माध्यम से ही कैरी होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ब्लड का जो ब्लड जो है इन सारे चीजों का परिवहन करने का काम कर रहा है। हार्मोन्स का परिवहन कर रहा है, उत्सर्जी पदार्थों का कर रहा है, पोषक तत्वों का कर रहा है, और एक सबसे बड़ी बात कि ब्लड जो होता है हमारी रक्षा करता है रोगों से। रोगों से लड़ने में भी हमारी रक्षा करता है। तो आप देख लें, संक्रामक रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमने बताया आपको कि ब्लड का कंपोनेंट क्या है? आरबीसी है। ब्लड का कंपोनेंट क्या है? डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो ब्लड अल्टीमेटली क्या करता है? संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और आप फाइनली देखें, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो हमारे शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बनाए रखता है। और ये काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो इतने सारे फंक्शन हैं ब्लड के। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अगर आपके सामने रखूं, ज्यादा नहीं, इसको विस्तार से मैं नहीं लेके चलूंगा, लेकिन इतनी जानकारी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि रक्त समूह कितने होते हैं, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं,
4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी, ए बी और ओ, ये 4 मुख्य ब्लड ग्रुप होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? अगर पूछा जाए, ये पूछता है क्वेश्चन, तो कार्ल लैंडस्टीनर, इसने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की। फाइनली आप देखें, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको खोजने वाले कौन थे? उसको खोजने वाले थे विलियम हार्वे। और इस टॉपिक के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यही रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आप देख सकते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही उसको कहते हैं जो रिसीवर होता है, जो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, उसको सर्वग्राही कहते हैं। तो एबी ग्रुप वाले जो हैं वो किसी भी ग्रुप का ब्लड वो ले सकते हैं, उनको किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और सर्वदाता कौन होते हैं? सर्वदाता होते हैं ओ ग्रुप वाले, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। तो ये जो कुछ एक बेसिक नॉलेज है, इतना आपके अंदर होना चाहिए। तो मैंने आज आपको रक्त के बारे में बताया, रक्त के कार्यों के बारे में बताया, और मैं अगली बार आपसे मिलने वाला हूं रक्त परिसंचरण तंत्र पे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब समय आ गया है कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। क्या अपील करना चाहूंगा? आप देख सकते हैं कोरोना किस प्रकार से फैला हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद हो रखे हैं, पढ़ाई बाधित हो रखी है, और ऐसे में हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। और ये तब संभव हो पाएगा, ये तब मुमकिन हो पाएगा बच्चों, जब आप मास्क का प्रयोग करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, ये मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, और हैंड को समय समय पे हाथ को सैनिटाइज करना है। और ये जो मैसेज है आपको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार तक इसको फैलाना है कि मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी को बनाए रखना है, और अपने साफ सफाई का ध्यान रखना है, जिसमें हाथ को सैनिटाइज वगैरह करते रहना है। तो बच्चों, मैं इस वक्त आपसे विदा ले रहा हूं इस टॉपिक के साथ ही, और अगली बार एक नए विषय पे, एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने पेश होऊंगा, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और इस पूरे विषय का गहन अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।